हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस बाय रजत शाह में। आज का जो लेक्चर है वो बच्चों की डिमांड पे ज्योमेट्री स्टार्ट किया गया है। कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि हमें ज्योमेट्री में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो इसीलिए हमने आज ज्योमेट्री का एक लेक्चर हमने आज शुरू किया आज से हमने। ठीक है, तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम जान लें कि ज्योमेट्री क्या है। उससे भी पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें और उसे लाइक और शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंच पाए और हर बच्चा इससे पढ़ पाए। ओके, तो आइए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले है ज्योमेट्री एंड देयर टर्म्स। उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ज्योमेट्री क्या होती है ये जान लेते हैं। तो ज्योमेट्री जो होता है, ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट शेप्स एंड एंगल। ये मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत हम लोग शेप्स और उनके जो एंगल्स और साइड्स होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को हम पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो ज्योमेट्री में आप लोगों को शायद समझने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आइए उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है पॉइंट, जो कि एक डॉट होता है जिसको लोग डॉट भी बोलते हैं, पॉइंट होता है, डॉट होता है। ठीक है, तो एक इसमें दिया हुआ है क्या है, इट इज़ अ लोकेशन ऑन एनी प्लेन विच हैज़ नो लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ। ठीक है, मतलब एक जो पॉइंट होता है, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक ऐसा लोकेशन होता है, जस्ट लाइक अ लोकेशन। अगर किसी कोई जगह होती है तो वहाँ पे पॉइंट ब्लिंक करता रहता है ना। अगर हम लोग लोकेट करते हैं किसी जगह को तो वहाँ पे पॉइंट ब्लिंक करता रहता है, तो वो क्या है, एज ए लोकेशन होता है ना। इज अ लोकेशन जिसमें ना तो लेंथ होता है, ना ब्रेड्थ होता है, ना ही डेप्थ होता है। ठीक है, वो सिर्फ एक लोकेशन की तरह, एक पॉइंट डॉट की तरह वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यही होता है, एक पॉइंट होता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि पॉइंट से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। कि देखिए, एक पॉइंट से जो एक पॉइंट जो होता है उससे जो है सो इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है वहाँ से। ठीक है, अगर मान लीजिए पॉइंट है उससे इनफाइनाइट लाइन्स वहाँ से गुजर सकती है, बहुत सारी लाइन्स वहाँ से गुजर सकती है। ठीक है, एक पॉइंट से होके मतलब इनफाइनाइट अनगिनत लाइन्स वहाँ से होके गुजर सकती है। ठीक है, तो पॉइंट समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, अब देखिए एक चीज़ देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए कि अगर कोई पॉइंट है वहाँ से अगर बहुत सारी लाइन गुजर रही है तो इस लाइन्स को हम लोग कंकरेंट लाइन बोलते हैं। कंकरेंट लाइन वैसी लाइन होती है जो कि एक ही पॉइंट से होकर बहुत सारी लाइन अगर गुजरती है तो कंकरेंट लाइन होती है। ठीक है, आइए अगले जो अगला हमारा जो है वो लाइन है। ठीक है, अगला टॉपिक लाइन है। ए शेप हैविंग नो एंड पॉइंट इन बोथ डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि लाइन जो होता है, अगर लाइन का देखा जाए तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। वो देखिए, मान लीजिए कि अगर ये लाइन है, ठीक है, ए और बी लाइन है, तो ए और बी को हम लोग यहाँ भी बढ़ा सकते हैं और इसको यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। मतलब इन दोनों का कोई भी अंतिम छोर नहीं होगा, कोई भी एंड पॉइंट इन दोनों का नहीं होगा। तो हैविंग नो एंड पॉइंट इन बोथ डायरेक्शन, इनको दोनों तरफ जितना भी बढ़ाया जाए इनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखिए, अगर मान लीजिए कहीं भी हम लाइन लिखते हैं, अगर मान लीजिए कि ए और बी हम लिखते हैं तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे ए और बी को हम लोग इस तरह से, कुछ इस तरह के साइन से हम लोग वहाँ पे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसा लाइन एक ऐसा शेप होता है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रे, ए लाइन हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट। ठीक है, जिसका कि सिर्फ केवल एक ही एंड पॉइंट होता है। ऐसा लाइन होता है जिसका कि केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, उसको हम लोग रे बोलते हैं। ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस ए का जो है सो यहाँ पे एंड ये खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, और ये बी जो है बी आगे बढ़ता ही जाएगा, इसको एक ही डायरेक्शन में, किसी एक ही डायरेक्शन में अगर वो बढ़ाते जाएंगे तो वो रे हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ए और बी अगर मान लीजिए रे है तो रे को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, रे को हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे और लाइन को हम लोग दोनों तरफ के तीर के निशान से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमारा मकसद ही यही है कि आप लोगों को एकदम सिंपल में समझाएं, और ज़रूरी नहीं कि हम लोग सिर्फ किताबी भाषा को ही रखें। ठीक है, हम बिल्कुल सिंपल से सिंपल चीज़ों को खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट, देखिए बच्चों को ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो ये ध्यान रखना है कि एक बार हम फिर रिमाइंड कर लेते हैं। लाइन की दोनों एंड पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट लाइन का नहीं होता है, रे का सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, एक डायरेक्शन में वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और लाइन सेगमेंट होता है, इसके जो होते हैं एंड पॉइंट होते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये लाइन का एक पार्ट होता है।
इसको हम लोग हिंदी में रेखाखंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ए और बी ये इसके दोनों एंड पॉइंट्स हैं, हैविंग इट्स पार्ट ऑफ लाइन हैविंग एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका इंडिकेशन हम लोग करते हैं ए और बी अगर लाइन है तो इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आइए अगले टर्म की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों अगला जो टॉपिक है वो हमारा कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए देयर आर मोर पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर इफ दे लाई ऑन अ सेम लाइन। मतलब क्या हुआ इसका, सो देखिए अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि ए बी सी डी और ई, ठीक है। अगर ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर ये पांचों के पांचों अगर सेम लाइन पे आ जाते हैं, ये सब के सब क्या आ जाते हैं, अगर सेम लाइन पे आ जाते हैं तो ये सब क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब यही होता है कि जब सारे के सारे पॉइंट्स अगर बहुत सारे पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे अगर लाई करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो इसमें मतलब कि नाम से ही बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है या मतलब वो सबको समझ नहीं पाते हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको आसान करने के लिए अपनी आसान भाषा में कुछ डेफिनेशन हमने खुद तैयार किए। और देखिए बच्चों इसको हम लोग लिख पहले इसलिए देते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे लिखने में टाइम वेस्ट ना हो और आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा समय समझाने में दे सकें, ठीक है। इसलिए हम इसको पहले लिख के तैयार कर देते हैं, ओके। तो इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि अगर बहुत सारे पॉइंट्स अगर सेम ही लाइन पर लाई करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं हम लोग कंकरेंट लाइन है। तो कंकरेंट लाइन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 और मोर लाइंस आर नोन एज कंकरेंट इफ दे पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट। अगर एक ही कॉमन पॉइंट से, एक मान लीजिए पॉइंट है, एक ही कॉमन पॉइंट से अगर बहुत सारी लाइनें गुजरती हैं, यहाँ से बहुत सारी लाइनें गुजरती हैं तो वो क्या कहलाएगा, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है हमारा कंकर ये जो लाइन जो हमारी क्या कहलाएगी, कंकरेंट लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइनें गुजरती हैं तो उसे हम लोग कंकरेंट लाइन कहते हैं, ठीक है, ओके। तो अगले क्या ये अगला है पैरेलल लाइंस, ठीक है, समानांतर रेखा जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है। आप देखिए कि 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे नॉट हैव अ कॉमन मीट पॉइंट। मतलब क्या होगा इसका कि देखिए अगर मान लीजिए कि 2 लाइनें हैं, अगर मान लीजिए ये लाइन है, एक है ए है और दूसरी लाइन है बी है, ठीक है। तो अगर ये लाइनें पैरेलल्स कब कहलाएंगी, जब ये इन दोनों का कोई भी एक बीच पॉइंट नहीं हो, कॉमन पॉइंट जहाँ पे नहीं हो। कॉमन पॉइंट का मतलब क्या हो, जहाँ पे दोनों लाइन मतलब दोनों लाइनें मिलती हैं। अगर मान लीजिए कि बढ़ रही है, आगे जाके दोनों यहाँ पे आके मिल जाती हैं तो ये क्या होगा, ये हमारा पैरेलल लाइन नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या है, तो पैरेलल लाइन का कोई भी कॉमन मीट पॉइंट नहीं होता है। यहाँ पे कॉमन मीट पॉइंट हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया जहाँ पे वो दोनों मिल रही है। लेकिन पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि उनकी जो है मतलब कभी भी आगे जाके कितना भी उसको बढ़ाया जाए लेकिन वो मिलेंगे नहीं, उसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा दूसरी बात इसमें और एक बात है, एक बात आप खुद भी इसका डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। इसकी जो बीच की दूरी होती है ना, हमेशा इसकी जो बीच की दूरी रहेगी हमेशा बराबर ही रहेगी। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, लास्ट में यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। शुरू से लेकर अंत तक में दोनों लाइंस के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाता है, हमारी पैरेलल लाइंस कहलाती है, ठीक है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखिए एक चीज कि एक एक्सियोम है, एक्सियोम क्या है, सो देखिए समझ लीजिए। एक्सियोम है कि ये कहता है कि इफ ए इज ए लाइन, अगर मान लीजिए कि ए एक लाइन है, समझ गए, ठीक है, लिख लिया हमने, एक लाइन है, एंड P इज अ पॉइंट आउट ऑफ द लाइन, और P जो है तो लाइन के इसके बाहर का कोई पॉइंट P मान लीजिए, ठीक है, पॉइंट है, then only one line can passes through the point P that make, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया, that make A parallel to the B। अगर मान लीजिए कि देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इफ A is a line and P is point out of the line, A कोई लाइन है और P इसके बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, समझ गए, then only one line can passes through the point P। तो लाइन P से सिर्फ एक ही लाइन ऐसी पास कर सकती है जो कि P से एक ही लाइन ऐसी पास कर सकती है जो A के पैरेलल हो, जो A के पैरेलल हो। मतलब कि क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A के मतलब बाहर एक P एक ऐसा ही एक ही पॉइंट मतलब पॉइंट होगा जिससे सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है और वो पैरेलल हो जाएगी किसके, B के। वैसे मान लीजिए पास तो बहुत सारी कर सकती है, अब यहाँ से हम पास करा दें, यहाँ से पास करा दें तो क्या होगा, ये इसके पैरेलल थोड़ी होगी, ये पैरेलल नहीं होगी, आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी।
तो इससे क्या होगा कि पॉइंट P पर जो है P पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ऐसी निकल सकती है जो B A के पैरेलल होगी, और वो कौन होगी? B होगी। तभी क्या बन पाएगा हमारा A पैरेलल टू द B बन पाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? टू लाइन्स आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स इफ दे हैव कॉमन पॉइंट। दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब प्रतिच्छेदी रेखा है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि दो लाइन है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन तब कहलाएगी जब उनका कोई एक मीट पॉइंट पे होगा, जब एक कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे वो दोनों मिलती है ना, एक ऐसा कॉमन पॉइंट जहाँ पे वो दोनों आपस में टकराती हैं, जहाँ पे आपस में कटती हैं, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। अगर मान लीजिए, फिर से बता देता हूँ, फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, अगर मान लीजिए कि लाइन ए है और ये लाइन बी है, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे काटती है तो वो क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो हम आपके लिए लाए हैं, तो देखिए इनको आप लोग पहले समझ लीजिए कि वो थ्योरम क्या है। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन ए कॉमन। मतलब क्या हुआ है इसका? सो देखिए ये क्या कहता है कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो डिस्टिंक्ट लाइन होती है, उनका एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि अभी जैसे मैंने बताया था कि दो लाइन है, ए है और ये बी है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का एक पॉइंट से अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती है ना, तो क्या होगा? उसमें एक कॉमन पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट नहीं होता है। तो एक कॉमन पॉइंट क्या है हमारा? मान लीजिए कि O है, तो इससे एक कॉमन पॉइंट से ज़्यादा कोई भी पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट पे आके वो दोनों कटेंगे। तो ये थ्योरम बन कहता है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट, मतलब एक कॉमन पॉइंट से ज़्यादा वो नहीं हो। ठीक है, अच्छा जो मैं आपको कुछ ये डेफिनेशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग जरूर से पेन और कॉपी लेके जरूर बैठा करिए और इसे जरूर नोट किया करिए, क्योंकि हम इसे आपके लिए सिंपल भाषा में तैयार करते हैं। ठीक है, तो आप इसे जरूर अपने कॉपी में नोट करिए। और बच्चों, हम जो आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो इसे आप जरूर जो है सो इसे देखिए और इसे ज़रूर आप पढ़िए, क्योंकि अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, इसे पढ़ेंगे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर इसे पढ़ेंगे और इसे सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए, ताकि हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट अगला थ्योरम हम लोग देखते हैं। टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, है ना। इसमें कहता है कि टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। मान लीजिए कि अगर कोई लाइन है, ये हमने एक तीन लाइन ले लेते हैं, ये है ए, बी और ये सी। ठीक है, ये तीन लाइन्स है यहाँ। एक चीज देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहा है टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। दो लाइन से, मान लीजिए ए है, बी के पैरेलल है, सी है, वो भी बी के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेम लाइन पैरेलल टू द ईच अदर। तो वो क्या हो जाएगा? ए जो है सो बी के पैरेलल है और सी जो है बी के पैरेलल, तो सी भी ए के पैरेलल हो जाएगा। शायद आप लोग समझे नहीं होंगे, तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि ए बराबर बी है, ठीक है, और ए बराबर सी है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, बी जो है सो वो ए है और सी जो है सो वो भी ए है। तो हम लोग क्या इसको ये नहीं लिख सकते हैं कि बी बराबर सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। उसी तरह से समझ लीजिए कि अगर जो है सो ए बी के बराबर है और सी जो है सो वो भी बी के बराबर है, तो क्या ए और सी बराबर नहीं हो सकते हैं? तो डेफिनेटली हो सकते हैं। उसी तरह से ए अगर बी के पैरेलल है और सी अगर बी के पैरेलल है, तो ए जो होगा तो डेफिनेटली सी के पैरेलल हो जाएगा। तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें शायद आपको समझने में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अगला हम देखते हैं, इफ ए बी सी आर द लाइन्स, इफ ए बी सी आर द लाइन्स इन द सेम प्लेन। अभी देखिए इसको समझ लेते हैं। सच दैट द ए इंटरसेक्ट बी एंड B पैरेलल टू द C, then A also intersects C। इसका मतलब क्या होता है? देखिए जरा समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि देखिए, अगर बोल रहा है कि ABC लाइन इन द सेम प्लेन, अगर A B C तीन लाइन्स है हमारे पास, ठीक है, A है, B है और C है, AC। ठीक है, अभी कहता है A इंटरसेक्ट B और B जो है सो पैरेलल है C के। A जो है तो B को इंटरसेक्ट करता है और B जो है सो पैरेलल है C के।
देन ए ऑल्सो इंटरसेक्ट सी। अगर ए, देखिए इसको समझने का तरीका बता रहा हूँ, देखिए गौर से देखिए, ए बी और सी पैरेलल है एक दूसरे के, ए जो है सो बी को काटती है, ठीक है। अगर बी सी के पैरेलल है और ए बी को काटती है तो ए जो है वो सी को भी काटेगी। ये थ्योरम के कहने का मतलब है कि जो ये ए है अगर बी को काटेगी तो वो सी को भी इंटरसेक्ट जरूर करेगी, ठीक है। तो ये थ्योरम का यही मतलब है। तो आप लोगों को इन थ्योरम को याद रखना है, समझना है, क्योंकि इसे ऑब्जेक्टिव्स में भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो इन लोगों को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है हम उसको यहीं पे उसको हम समाप्त करते हैं, और अगले सेशन में हम लोग उसके कुछ एंगल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो लाइंस और एंगल्स नाम का एक चैप्टर है वो हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, और उनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनको हम लोग पहले देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप लोग उसको क्वेश्चंस को जरूर बनाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।